किताब है जिसको हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं। इस ग्रामर की किताब के अंदर सारे चैप्टर्स हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वर्ब। हमें धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। वर्ब क्या होती है पहले हम समझते हैं। वर्ब मतलब होता है बेटा किसी काम का होना, कोई भी काम हो रहा है। हिंदी में छोटी छोटी क्लास में जब हम होते थे तो हम क्या पढ़ते थे, किसी भी शब्द के पीछे ना लगा हो तो वो वर्ब होती है। ये हमारी छोटी क्लासेस की डेफिनेशन थी। लेकिन वर्ब का मतलब होता है कार्य का होना, यानी कि डूइंग वर्ड्स, है ना, डूइंग वर्ड्स। जैसे कि वर्ब में दो वर्गों में बांटा जाता है। वर्ब होती है बेटा दो प्रकार की। एक तो आपकी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी वर्ब होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी होती है, जो आपको सेंटेंस में हेल्प कर, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, है ना। और आपकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है जो काम आप कर रहे हैं, खाना बनाना। तो कुकिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब है। स्लीपिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब है। ठीक है। ईटिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब है। वॉकिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब है। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब में एक होती है आपकी मॉडल्स और दूसरा होता है आपका प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। तो जो मॉडल्स होते हैं आपके, मॉडल्स कौन से होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं वो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है। तो जितने भी आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स में कौन कौन आएगा, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपके मॉडल्स में आते हैं। एक चीज आपको नोट करके याद रखनी की जो नीड, डेयर और यूज टू, ये आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है और नीड और डेयर आपका मॉडल वर्ब है। ठीक है ना। नीड और डेयर आपकी मॉडल वर्ब है। ऐसा मत समझना कि कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट ये सब यही हो। तो नीड और यूज टू भी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब का पार्ट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी केवल 3 वर्ब आती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में केवल आपकी 3 वर्ब आती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो आपकी वर्ब आती हैं वो क्या है, बी और हैव, और उसके बाद क्या है, डू। इस डू के अंदर आता है आपका डिड भी आता है, डू भी आता है। ठीक है ना। बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। ठीक है। और हैव में आपका क्या आता है, हैज, हैव और हैड। तो 3 आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपकी 3 होती है। इसमें पहला होता है बी, दूसरा होता है हैव और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है डू। ठीक है। तो 3 आपकी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, हैव, डू। ठीक है। तो बी, हैव, डू आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब आपकी क्या होती है, जो आपकी मेन वर्ब जो आप कार्य कर रहे हो उस वो आपकी मेन वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब ने वर्ब के अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। हाँ, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है आपकी वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। और मैंने अभी बताया, मैंने आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नाम ले दिया, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो किसी वर्ब के साथ यूज होती है ना। वो अकेली कभी यूज नहीं हो सकती। कि आप कैन अकेला नहीं यूज कर सकते, शैल अकेला नहीं यूज कर सकते। तो आप जिस वर्ब के साथ उसको यूज करते हो उस वर्ब को आपको हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी कौन कौन सी आती है, आपकी आती है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। दोबारा, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड। ठीक है। आपकी आउट टू, मस्ट, ये आपकी क्या है, ये आपकी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कौन सी होती है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब आपकी होती है नीड और डेयर और यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। और जो आपकी मेन ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो आपको मैंने अभी बोल के बताया, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, शुड। ठीक है ना। और उसके बाद में आउट टू और मस्ट, ये आपकी मेन ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है। और जो आपकी मार्जिनल होती हैं वो कौन सी होती है, नीड, डेयर और यूज टू। जैसे कि यूज टू का मतलब, यूज टू आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो और आप यूज टू को कभी कभी यूज़ करते हो अपनी आदत को शो करने के लिए। ठीक है। जैसे कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, तो आप आदत को शो कर रहे हो यहाँ पर कि मैं ज़्यादातर रात में देर से सोता हूँ। ठीक है। तो आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यहाँ पे जो नीड यूज़ हुआ है ये आपकी आपकी किस तरीके से यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की तरीके से यूज़ हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब के कब के कुछ मुख्य बिंदु, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं। जो आपका कैन होता है, शैल होता है, शुड होता है, ये आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हो। जैसे कि वी शुड ओबे द पेरेंट्स, तो इसमें जो शुड है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ हो रहा है ना। ऐसे कि ही मस्ट गो देयर, तो गो तो हो गई मेन वर्ब आपकी, जो आपकी मस्ट है वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो जितनी भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं सभी आपकी क्या होती हैं, सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है। जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इनकी फॉर्म होती हैं, इनकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, और इनके साथ एस और ई एस हम नहीं लगाते। ठीक है ना। यानी कि
सॉरी, जो आपका कैन, कुड, शैल, शुड होता है, इनका कोई किसी प्रकार की कोई फॉर्म नहीं होती है ना। फॉर्म आपकी हमेशा किसकी होती है, मेन वर्ब की होती है। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, रन की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन आपकी जो हेल्प, ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है जिनमें आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की किसी प्रकार की कोई ना तो फॉर्म होती है और ना ही इनके पीछे कभी एस और ई एस लगाने जैसा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। आउट तथा यूज टू के इनफाइनाइट में वी की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगती है। जब भी आप यूज करोगे या आउट टू यूज करोगे तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब देखो, कैन और कुड का यूज कब होता है। कैन का प्रयोग आप करते हैं जब आप अपनी पावर शो करना चाहते हो, आप अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हो, आप अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करते हो, पावर का यूज करते हो। ठीक है ना, कि वैसे मैं कोई काम कर सकता हूँ, है ना, मैं सो सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, तो आप इन सब में क्या यूज करोगे बेटा, कैपेसिटी यूज हो रही है, तो आप इसमें कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, कैन यूज करोगे, है ना। जब आपको एबिलिटी पोस्ट कैपेसिटी दिखानी होती है, जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता। तो ये अगर पास्ट में यूज कर रहे हो तो कुड, और प्रेजेंट में यूज कर रहे हो तो कैन, कोई काम कर सकते हो तो उसके लिए। कैन का यूज आप परमिशन लेने के लिए भी करते हो, अपने फीलिंग्स से अपने भाव व्यक्त करने के लिए करते हो, जैसे कि यू कैन गो नाउ, कि तुम अब जा सकते हो, है ना। मैं ऐसे बोलते, मैं कैन आई कम, मैं आ सकता हूँ, तो परमिशन लेने के लिए भी आप कैन का यूज करते हो। कैन का यूज आप ये जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनका प्रयोग करने के लिए आप करते हो, जैसे कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, जैसे कि हर व्यक्ति मिस्टेक करता है। तो आप जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो व्यक्ति के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि ये काम वो हर व्यक्ति करता है, आप इन चीज़ों को दिखाने के लिए भी कैन का यूज करते हो। कुड का यूज भी आप पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर सकते हो अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई कम मैम, कैन आई गो देयर। तो आप किसी इंसान से कोई परमिशन ले रहे हो, कोई पूछ रहे हो, है ना, तो भी आप कैन का यूज करोगे। ठीक है। एबल टू कैन कुड के साथ न करें, यानी कि अब अगर आपने कैन का यूज किया है या कुड का यूज किया है तो आप फिर उस सेंटेंस में एबल टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एबल टू भी कैपेसिटी दिखाता है और कैन और कुड भी कैपेसिटी दिखाता है। तो आप एक ही सेंटेंस में दो वर्ब को यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने एबल टू यूज करा है तो आप कैन और कुड यूज मत करो, अगर आपने कैन और कुड यूज किया है तो आप एबल टू यूज मत करो। ठीक है। अब मे, माइट और मस्ट, मे का जो यूज़ होता है वो आप करते हो किसके लिए, जब कोई अनिश्चित भाव के व्यक्त करने के लिए, जैसे कि हो सकता है कि आज कोई काम हो, शायद। मे का मतलब क्या होता है, शायद, मे भी ये काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, शायद आज बारिश हो, शायद आज तूफान आए, शायद आज मैं वहाँ घूमने जाऊँ, शायद आज ये हो, तो शायद के लिए आप मे का यूज़ करते हो। अगर आप वही शायद को पास्ट के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो कि शायद मैं वहाँ गई होती, शायद मैंने ये काम किया होता, तो आप माइट का यूज़ करते हो। ठीक है ना। तो मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है ना। उसके बाद में माइट का प्रयोग आप जब आपकी किसी भी चीज़ को करने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग वे में बोल रहे हो तो आप मे बोलोगे, लेकिन आप आपकी किसी चीज़ को करने की पॉसिबिलिटी कम है तो आप माइट का यूज़ करोगे। ठीक है। पर्पस का उद्देश्य का हो दो सबऑर्डिनेट क्लास क्लॉसेस में प्रयोग किया गया हो। उसके बाद में माइट का जो प्रयोग होता है वो लेस पॉसिबिलिटी के साथ होता है अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, और मे का जो प्रयोग होता है वो मोर पॉसिबिलिटी, यानी अगर किसी काम को करने की तुम्हारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस है कि तुम उस काम को करोगे तो आप उसमें मे का यूज़ करोगे, और अगर कम चांसेस है कि तुम उस काम को करोगे तो आप माइट का यूज़ करोगे। तो लेस पॉसिबिलिटी में माइट का यूज़ होता है और मोर पॉसिबिलिटी में किसका यूज़ होता है, मे का यूज़ होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है तो आप मस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है। कम संभावना माइट, ज़्यादा संभावना मे, और बहुत ही ज़्यादा संभावना तो आप मस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है। मे और माइट को आप पॉसिबिलिटी या लाइकली के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों संभावना ही दर्शाते हैं। ठीक है ना। दोनों को एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। शैल और विल जो होता है आपका, शैल का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, फ्यूचर के साथ ये करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप फ्यूचर में बताना चाह रहे हैं किसी काम को तो आप शैल का यूज़ करेंगे, कब, जब आपका सब्जेक्ट आई या वी होगा। सेल का यूज़ कब करते हो, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आई या वी होता है, तब आप सब सेल का यूज़ करते हो। ठीक है। सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ कमांड या प्रॉमिस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप शेल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए भी करते हो, यानी कि आई और वी के अलावा और जो आपके वर्ब हैं और जो सब्जेक्ट में यूज़ हो रहे हैं उनके लिए भी आप यूज़ करते हो, लेकिन आप उनके लिए यूज़ तब करते हो जब आपको या तो उनको कोई कंपल्सेशन देना हो, या आपने बहुत चीज़ डिटरमाइन कर रखी हो, या आप उसको धमकी दे रहे हैं किसी को, या आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, या किसी को कमांड कर रहे हैं, या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो भी आप सेल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो थ्रेट है, कमांड, डिटर्मिनेशन है, कंपल्शन है, एडवाइस है, आप इन सब चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, प्रॉमिस तो आपको पता ही है, थ्रेट मतलब धमकी, डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प ले लेना, और कंपल्शन मतलब आपको पता है अनिवार्य होता है।
कभी कभी आप किसी पर्सन को सजेशन दे रहे हो, तो आप सजेशन के लिए भी सेल का यूज़ करते हो कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। जैसे कि शेल बी टॉक टू द मैनेजमेंट, कि हमें मैनेजमेंट से बात कर लेनी चाहिए। इसका मतलब जब आप किसी व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो, कोई पॉजिटिव चीज़ बता रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, तो भी आप शेल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, विल का प्रयोग देखो, विल का प्रयोग आप कब करते हो बेटा, जब आप फ्यूचर में किसी काम को करने वाले हो, ठीक है ना। लेकिन आप विल का प्रयोग जब करते हो जब आप किसी काम को प्रेशराइज और एकदम कन्फर्मेंस के साथ में कहते हो कि हाँ इस काम को किया जाएगा, है ना। जब आप किसी केस में जैसे अनलेस यूज़ कर रहे हो, अनटिल यूज़ कर रहे हो, बिफोर यूज़ कर रहे हो, एज सून एज यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर विल का प्रयोग जो है आप नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद में वुड देखो, वुड का प्रयोग आप पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी करते हो कि आप पास्ट में आपकी कोई हैबिट थी, तो आप उस हैबिट को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हो कि पास्ट में मेरी ये हैबिट थी। ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपका है जो प्रेफरेंस है या फिर चॉइस है, आप कभी कोई प्रेफरेंस या चॉइस बताना चाहते हो तब भी आप वुड का प्रयोग करते हो। यानी कि आई वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने के अलावा, यानी भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, यानी मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने से। ठीक है ना। तो जब आप किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करते हो या फिर आप किसी चीज़ में प्रायोरिटी फिक्स कर देते हो, प्रेफरेंस लगा देते हो, तो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हो, पास्ट की हैबिट के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हो, है ना। वुड का यूज़ आप सिंपल पास्ट टेंस में करते हो। ठीक है ना। यूज टू में इसके साथ कोई रूटीन का एक्शन दिखाने के लिए, जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल बट, है ना, बाय बस आई वुड रिटर्न ऑन फुट। ठीक है, इस तरीके से आप पास्ट की वर्किंग चीज़ों को दिखाने के लिए भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो यूज टू आप हैबिट दिखाने के लिए भी करते हो, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। वुड का यूज़ आप प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो, जैसे काश मैं चिड़िया होती तो मैं बादल में उड़ती, या मैं स्काई, सॉरी बादल में तो कोई नहीं उड़ता, स्काई में उड़ते हैं सब। तो जैसे कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो जब आप किसी की कल्पना करते हो, इमेजिनेशन करते हो कि काश मैं ये होती तो मैं ये करती, मैं वो होती तो मैं वो करती, ना तो तुम वो हो ना हो तुम कभी कर पाओगी, लेकिन तुम इमेजिनेशन कर करके बस सोच ही जा रहे हो कि काश मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ती, लेकिन ना तुम चिड़िया हो, ना तुम कभी चिड़िया बनोगे, ना तुम कभी आसमान में उड़ोगे। तो ऐसी चीज़ें जो आप इमेजिनेशन में करते हो, बस सोच लेते हो कि काश ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, तो वो चीज़ें आपकी कब किस में आती हैं, वुड में, आप वुड का यूज़ उसमें करते हो। आप कोई विश कर रहे हो या आप कोई मतलब कि सपोज कर रहे हो कोई पास्ट फॉर्म के अंदर, तो आप विश और सपोज करते हो तो आप उसे यूज़ करते हो। और कब, अब दूसरी बात क्या है कि आप जब भी आप इनडायरेक्ट बना रहे होते हो और डायरेक्ट में आपका विल यूज़ होता है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, वुड यूज़ हो जाता है, वो भी आपका क्या होता है, वुड का एक यूज़ होता है। दूसरी बात, जब आप किसी इंसान से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी तुम इससे कह रहे हो वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम उससे चिल्ला नहीं बोल रहे हो, तो बोल चिल्ला के नहीं बोल रहे हो, बल्कि तुम उससे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कृपया मेरा ये काम कर दो, कृपया तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप उसके साथ में क्या कर रहे हो, उसके साथ में पोलाइटली बिहेव कर रहे हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आप क्या यूज़ करोगे, वुड यूज़ करोगे। वुड का यूज़ आप प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी करते हो, है ना। वुड का यूज़ आप विश को व्यक्त करने के लिए भी करते हो कि मैंने अभी बताया कि आकाश ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, इस तरीके से आप विश को दिखाने के लिए। शुड का यूज़ बेटा आप सजेशन देने के लिए करते हो कि सजेशन क्या है ना। जैसे कि अगर आपको यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो ये क्या सजेशन है कि तुम्हें स्टडी पढ़नी चाहिए, तुम्हें हिंदी पढ़नी चाहिए या फिर तुम्हें मैथ पढ़नी चाहिए। तो आप जब एडवाइस करते हो या सजेस्ट करते हो तो भी आप शुड का यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद शुड का प्रयोग आप लेस्ट के बाद करते हो। जब भी आपका सेंटेंस जिसमें पहले सेंटेंस में लेस्ट का यूज़ होगा, तो हमेशा उसके अगले सेंटेंस में आपका शुड ही आएगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है, ये आपका रूल है। अगर आपके पहले सेंटेंस में लेस्ट का यूज़ हुआ है, जैसे कि एग्जांपल है ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, तो अगर पहले सेंटेंस में अगर इसने लेस्ट का यूज़ किया है तो हमेशा दूसरे सेंटेंस में शुड ही आएगा, ये फिक्स है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। उसके बाद में आपका जो है ये लीस्ट, मैंने आपको बताया लेस्ट के साथ सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है, यानी जिस सेंटेंस में आप लेस्ट का यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ भी हो सकता है। आउट टू का यूज़ बेटा आप मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हो। हालांकि आप शुड के अंदर भी बच्चों को या फिर किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी या सजेशन या एडवाइस देते हो, लेकिन आउट टू के अंदर आप उन्हीं चीज़ों को कंपलसरी वे में बोल करके या प्रेशराइज करके आप उन चीज़ों को बच्चों के या किसी भी व्यक्ति से बोलते हो। तो आपका जो ऑब्लिगेशन होता है वो आउट टू लगा देता है कि आपको अब ये करना ही करना है। अवश्य का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका आउट टू लगा देता है। ठीक है, यानी कि वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना ही चाहिए, और करना चाहिए शुड, और करना ही चाहिए आपका आउट टू। मस्ट का यूज़ आप कंपल्शन के लिए देगा, कंपल्शन आप करना चाहते हो, कुछ चीज़ आपको कंबस्ट करनी, यानी कि यू मस्ट हैव कम, तो तुम्हें आना ही है,
आवश्यक है, तो मस्ट का मतलब क्या है कि आप कंपल्शन शो कर रहे हो कि हाँ ये काम होना ही चाहिए, ये काम होना फिक्स्ड कर दिया, तुमने डिटर्मिनेशन कर लिया, अपना इरादा पूरा पक्का कर लिया, तो आप क्या करोगे, मस्ट का यूज़ करोगे अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। यूज टू का यूज़ आप हमेशा पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए या फिर पास्ट की किसी सिचुएशन को दिखाने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो। डेली रूटीन के जो एक्शन है उनको शो नहीं करते हो, ठीक है। आप एफर्मेशन में यूज टू यूज़ करोगे, नेगेटिव में आप यूज्ड नॉट टू यूज़ करोगे, इंटेरोगेटिव में आप पहले यूज्ड यूज़ करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप टू लगाओगे, ठीक है। जैसे कि विल बी शैल बी में होता है, विल बी शैल बी, विल नॉट बी शैल नॉट बी, इस तरीके से आप यूज नॉट टू होगा इसमें। और जब भी आप हैबिचुअल एक्शन को दर्शाओगे तो आप यूज टू के बाद जो वर्ब होगी हमेशा उसके साथ आईएनजी आएगी। जब कभी भी आप हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हो और यूज टू का यूज़ करते हो तो उस यूज टू के बाद जो भी वर्ब होती है हमेशा उसके अंदर क्या आती है, आईएनजी आती है, ठीक है ना। तो डेयर और नीड, डेयर का मतलब होता है बेटा कोई दुस्साहस, बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारा दुस्साहस कैसे किया तुमने मेरे से ऐसे बात करने का, तो दुस्साहस जो शब्द होता है उसके लिए आप डेयर यूज़ करते हो, ठीक है। और नीड को आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हो, आप क्या दिखाने की कोशिश करते हो, तो बैटरी नहीं लगा जरूरत। दीदी अभी जिंदगी नहीं होगी। तो आप नीड का यूज कब करते हो, नीड का आप यूज करते हो जब आप जरूरत को शो करते हो। और डेयर का यूज आप कब करते हो, जब आप दुस्साहस जैसी चीजों का यूज करते हो, जैसे कि शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीड मतलब आपकी जरूरत शो हो रही है या मेन वर्ब के रूप में भी शो होता है, और आपका जो डेयर है वो आपका क्या है, आपका दुस्साहस जैसी चीजों को दिखाता है। तो नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। जब आप पॉजिटिव चीजें बोल रहे होते हो ना तो आप कभी भी इनका यूज नहीं करते। जैसे आई नीड हेल्प हिम, तो इसका आप कभी कोई मतलब नहीं है कि मुझे उसको हेल्प करने की जरूरत है, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी आप पॉजिटिव सेंस में कोई चीज बोल रहे होंगे तो आप नीड और डेयर का यूज नहीं करेंगे। नीड और डेयर हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज की जाती है। डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो, उसके बाद टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। तो ठीक है, जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे वर्क हार्ड करने की जरूरत है। ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, तो नेगेटिव सेंटेंस में ही हम क्या करते हैं, नीड और डेयर का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम नीड और डेयर का यूज नहीं करते, ठीक है। कैन का यूज आप कब करते हो, जब आप फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। कुड का यूज आप कब करते हो, जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो। बे का यूज कब करते हो, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रिस्पेक्ट के साथ में। और माइट का यूज आप कब करते हो, जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी सॉरी स्पेशली आप लेस मतलब कि लेस कंसंट्रेशन या फिर आप लेस अट्रैक्शन के साथ में कर रहे हो, ठीक है। तो कैन का यूज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है। कुड का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसके बाद में मे का यूज रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, और वुड का यूज पोलाइटली रिक्वेस्ट। आप अगर पोलाइटली किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अब सभी मॉडल ऑक्सिलरी में से आप जो आपकी वुड मॉडल ऑक्सिलरी है आप उसका प्रयोग करोगे, ठीक है। और रिस्पेक्ट के साथ अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो मे के साथ करोगे, मे का यूज़ करोगे, ठीक है। और आप अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुड का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपका मॉडल है, अगर आपने एक्टिव बनाना चाह रहे हो तो आप हमेशा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, हमेशा मॉडल के, अगर कोई भी मॉडल आपका एक्टिव के अंदर लगा हुआ है तो आप हमेशा उसका पैसे बनाओगे तो उस मॉडल के बाद हमेशा बी लगेगा, ठीक है। हमेशा उस मॉडल के बाद में बी लगेगा। और अगर आपकी मॉडल दूसरी है, बीन वाली है, तो बी लगेगा। तो इसका मतलब जब भी आप एक्टिव में आपका मॉडल होता है तो पैसे बनाते समय उस मॉडल के बाद क्या लग जाता है, बी लग जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कंपलसरी होती है पैसिव वॉइस में, हर पैसिव वॉइस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही लगती है। सिंपल जो फॉर्मूला होता है मॉडल का वो होता है, सर इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी मॉडल वर्ब आएगी, उसके बाद अगर आपकी हैव है तो मॉडल वर्ब में तो आपकी हैव आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या थी, एक तो थी आपकी डू, एक थी आपकी हैव और एक थी आपकी बी। तो जो आपकी डू है ना, डू में 3 आते हैं, एक तो होता है डू, एक होता है डज, एक होता है डिड, एक होता है डन। तो ये चारों किस में आती हैं, डू में आती हैं। जो डू आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, बी और हैव। कौन सी है, एक तो डू है और एक बी है और एक हैव है। डू, बी, हैव आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इस डू वर्ब के अंदर 4 वर्ब आती हैं, एक होती है डज, एक होती है डू, एक होती है डिड और एक होती है डन। ये 4 आपकी आती है इसके अंदर, ठीक है। इन चारों को यूज करेंगे आप। पास्ट फॉर्म में डिड को यूज करेंगे, प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज को यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म के लिए आप क्या यूज करेंगे, डन यूज करेंगे। जो आपकी हैव वर्ब है, हैव जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव प्राइमरी वर्ब के 3 पार्ट है, ठीक है ना।
एक तो है हैज या हैव, एक होता है हैड, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव के 3 पार्ट हैं, हैज, हैव और हैड। उसके बाद आपका क्या है, हैव का आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हो। जब आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद अगर हैव को यूज करोगे तो वो आपका हैव कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। तो आई हैव नॉट सीन हिम, ये आपका आई हैड वेटिंग फॉर हिम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद में आप हैव के साथ कभी कभी इनफाइनाइट वर्ब का यूज करते हो हैव की जगह पे, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई वॉज अ वर्किंग हार्ड, आई वॉज वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन टू लंडन। तो ये आपकी क्या थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी। उसके बाद है आपकी मेन ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन ऑक्सिलरी जो वर्ब है आपकी, इसमें वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, जो भी आपके मेन वर्ब है, कुकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, गोइंग, है ना, लाफिंग, रनिंग, सब आपकी क्या है बेटा, मेन वर्ब है, ठीक है। सब आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो आपने 2 वर्ब पढ़ी, पहली मॉडल और दूसरी मेन वर्ब। मॉडल में आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ी, उसके बाद में आपने सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी। प्राइमरी में आपने बी हैव और क्या पढ़ा, बी हैव और डू पढ़ा। तो बी हैव और डू आपका किस में आता था, प्राइमरी में। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी कुछ फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन वर्ब के पार्ट है। फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, सेकंड फॉर्म आपको पता है, पास्ट पार्टिसिपल आपको थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको किसको बोलते हैं, वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं। तो कौन से हो गया, फर्स्ट फॉर्म सबको पता है, सेकंड फॉर्म सबको पता है, थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और अगर वर्ब के अंदर आईएनजी लगी हुई तो आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब में अगर आपकी थर्ड फॉर्म है तो आपकी पास्ट पार्टिसिपल होगा उसका नाम, और अगर वर्ब के अंदर आईएनजी लगी है तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। टोटल 4 ही होती हैं, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म वाली, और आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी वाली। ये सारी की सारी वर्ब हैं। वीडियो को पॉज करके आप सारी की सारी वर्ब के नाम लिखेंगे, उनका हिंदी भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो बार बार वीडियो देख लेना। उनका सेकंड फॉर्म, उनका थर्ड फॉर्म, उसकी आईएनजी की फॉर्म और उसकी एस और ईएस की फॉर्म, सारी फॉर्म है, सारी की सारी एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। ये सारी जितनी भी आपकी इसमें फॉर्म्स दे रखी है सब आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको जो हिंदी का सेंस है वो पढ़ लेना है, और कोशिश करनी है कि उनको पढ़ के आपस में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ उसको यूज़ करना है, जिससे कि आपको वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए, और वो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो ये जितनी भी वर्ब हैं आपको, ये जितनी भी वर्ब है सबको आपको वीडियो को पॉज कर करके आपको सबको देखना है, सबको पढ़ना है, अच्छे तरीके से रिविज़न करना है बार बार, ठीक है। उसके बाद जो होगा इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग पेयर से, हम कंफ्यूजिंग पेयर से कल की वीडियो में शुरू करेंगे, जो कंफ्यूजिंग पेयर्स वाला पार्ट है। उससे पहले जो आपकी जो वर्ब वाला पार्ट है वो आप कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन करके।